से काफी आगे आ चुकी थी। कपड़ों के एक बाजार में घुसकर वो मुख्तलिफ दुकानों के आगे लटके खूबसूरत लिबास देखने लगी। प्लास्टिक के मुजस्मों को ऐसे अजीबोगरीब लिबास पहनाए गए थे जो उसने खुद तो क्या किसी और औरत के बदन पर भी नहीं देखे थे। कपड़ों की मार्केट से निकलकर वो जूतों की मार्केट में घुस गई। दुकानों के सामने से आहिस्ता रवी से गुजरते हुए वो हसरतनाक निगाहों से उन कीमती जूतों को देखती जो उसकी कुव्वत खरीद से कहीं बाहर थे। अपने पाँव की तरफ नजर दौड़ाने पर उसे वही पुराने जूते नजर आए जो वो पिछले 2 साल से पहनती चली आ रही थी। कसरत इस्तेमाल से जूतों के तलवे घिस गए थे। उनकी ऊपरी चमक दमक भी बस पॉलिश की मरहून मिन्नत थी। उस बाजार से निकलकर वो सब्जी बाजार में घुस गई। रेडियो और स्टॉलों पर सजे मुख्तलिफ अक़साम के उम्दा फल उसकी इश्तिहा बढ़ाने लगे। बहुत सारे फलों का तो उसे जायका तक मालूम नहीं था कि कभी चखने का इत्तेफाक जो नहीं हुआ था। सब्जी बाजार का इख्तिताम निस्बतन चौड़े बाजार में हुआ, जहां हर किस्म का सामान सजा हुआ नजर आ रहा था। वो माहौल में खोई खाली ज़हनी से आगे बढ़ती रही। उस बाजार के बाद बड़ी सड़क की शुरुआत हो गई थी, जिसके जवानिब में बड़ी इमारतें, कमर्शियल प्लाजे और खूबसूरत होटल नजर आ रहे थे। होटल की पार्किंग में नजर आने वाले रश से उसने अंदाजा लगाया कि दोपहर के खाने का वक्त हो चला था। जेब से अपना सस्ता सा मोबाइल फोन निकालकर उसने वक्त देखा। 1:30 बज रहे थे। उसे अचानक भूख महसूस होने लगी। उसके लंच बॉक्स में रात की बासी दाल के बने हुए पराठे मौजूद थे, मगर उसे ऐसी मुनासिब जगह नजर न आई जहां बैठकर वो पेट पूजा कर सकती। किसी मुनासिब जगह को ढूंढने के लिए उसने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी थी। उस वक्त वो एक बड़े होटल के सामने से गुजर रही थी। शाहरंग की खूबसूरत कार में सफेद रंग का सूट पहने एक उधेड़ उमर शख्स बैठ रहा था। उसके लिए अक़बे नशिस्त का दरवाजा एक बावर्दी पुलिस वाले ने खोला था। यकीनन वो कोई बाख्तियार शख्स था जिसके लिए पुलिस का बावर्दी शख्स दरवाजा खोल रहा था। उसके कार में बैठते ही पुलिस वाला कार के अक़ब में मौजूद पुलिस जीप में बैठ गया, जिसमें उसके अलावा 3 और बावर्दी पुलिस वाले भी हथियारों से मुसल्ला बैठे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो उसके मुहाफिज थे। क्या ये इतना बाइख्तियार होगा कि मुझे दिलावर शेख के शर से निजात दिला सके? एक इम्कानी सोच उसके दिमाग में उभरी। वो उसे रोकने के ख्याल से चौड़ी रविश के करीब हो गई। न जाने ये मेरे इशारे पर रुकेगा भी या नहीं। ये सोच जहन में रखते हुए उसने अपना हाथ उठाना चाहा, मगर उससे पहले ही उसके कानों में ब्रेकों की तेज चरचराहट गूंजी। उसने बेसाख्ता उस जानिब निगाहें घुमाई। एक काले रंग की मर्सिडीज ने चौड़ी रविश के सामने रुककर आने वाली गाड़ी का रास्ता रोक दिया था। मर्सिडीज के पीछे 2 खुली छत वाली जीपें भी मौजूद थीं। दोनों जीपों में 3-3 अफराद सवार थे। मर्सिडीज रुकते ही जीप से एक मुसल्ला शख्स फुर्ती से उतरा और मर्सिडीज का अक़बी दरवाजा खोल दिया। अब न जाने इसमें कौन सवार है और क्या ये सफेद लिबास वाले से भी ज्यादा बाइख्तियार होगा। उसकी महदूद सोचें उन दोनों गाड़ियों में सवार शख्सियतों की ताकत का अंदाजा लगाने लगी। मर्सिडीज के खुले दरवाजे से काली पतलून में मलबूस एक टांग नमूदार हुई, जिसके पाँव में चमकता हुआ स्याह रंग का उम्दा बूट चमक रहा था। और फिर बड़े अंदाज से वो मुकम्मल ही कार से बाहर आ गया। वो दराज कद और कसरती जिस्म का मालिक था। चौड़ी छाती, अंदर की तरफ घुसा हुआ पेट उसे कोई मंशा हुआ रेसलर जाहिर कर रहा था। कार से बाहर आते ही उसने कोट के सामने वाले 2 बटन बंद किए, आंखों पर लगा चश्मा उतार कर जेब में डाला और दोनों हाथ पतलून की जेब में डालकर खड़ा हो गया। उसकी मोटी भूरी आंखों में अजीब किस्म की बेरहमी हवेदा थी। चौड़ी पेशानी, गालों की उभरी हुई हड्डियां, उठी हुई बारीक सुतवा नाक, पतले पतले होंठ, उन पर मौजूद नफासत से तुरशी हुई मूछें और 3-4 दिन की बड़ी हुई शेव। मर्दाना वजाहत का शाहकार होने के बावजूद मजमूई तौर पर उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात थी कि तनावुश की टांगें लरसने लगी। उसने एक सरसरी निगाह तनावुश पर डाली और फिर कार का दरवाजा खोलने वाले की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखने लगा। उसने जल्दी से अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालकर उसके सामने पकड़ ली। एक सिगरेट निकालकर उसने बारीक होंठों में पकड़ी। सिगरेट पेश करने वाले ने लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाई और पीछे हो गया। वो सिगरेट का लंबा कश भरकर बेतासुर चेहरा लिए होटल से निकलने वाली कार की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे तनावुश झुरझुरी लेते हुए उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुई जिससे मदद मांगने के लिए वो उस रास्ते के करीब हुई थी। वो भी कार से बाहर आ गया था, मगर इस हाल में कि उसकी टांगों में होने वाली लर्जिश तनावुश को भी नजर आ रही थी। मर्सिडीज से बरामद होने वाली शख्सियत की आवाज भी उसकी जिसामत की तरह भारी और पुररोब थी। तो जस्टिस जहीर अमजद साहब, आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। जस्टिस जहीर अमजद ने खुश्क होते होंठों पर जबान फेरी और उसके हलक से मिनमिनाती आवाज बरामद हुई। कबीर दादा, कैसे हैं आप? कबीर दादा बोला, आपने हाल पूछ लिया, अब काफी बेहतर महसूस करने लगा हूँ। कबीर दादा की आवाज में छुपा तंज जस्टिस जहीर अमजद को लर्जा गया था।
तनावुश वहां खड़ी खुद को अजीब सा महसूस करने लगी, मगर हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी उसके यूं खड़े होने को अहमियत नहीं दी थी। जस्टिस जहीर अमजद ने हकलाते हुए पूछा, कबीर दादा, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? कबीर बोला, सुना है आप हमारे एक खिदमतगार को फांसी की सजा सुनाने वाले हैं और इसी वजह से उसके केस का फैसला मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है। जस्टिस जहीर बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस उसकी बेगुनाही के लिए किसी मुनासिब सबूत का मुंतजिर हूँ, इस वजह से फैसले में थोड़ी ताखीर हो गई है। कबीर दादा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसते हुए अपना पांव उसकी कार की बोनट पर रखा, फिर बोला, वो कबीर दादा का आदमी है, उसकी बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जस्टिस जहीर बोला, बिल्कुल जनाब, आप सही फरमा रहे हैं। खौफ से जस्टिस का रंग पीला पड़ गया था। कबीर दादा बोला, वैसे इतने ही समझदार हो या मुझे देखकर अक्ल आ गई? जस्टिस बोला, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कबीर दादा। वो खुश्क होते होंठों को तर करने लगा। कबीर दादा ने हाथ में सुलगती सिगरेट की राख अपने बोनट पर रखे बूट पर छाड़ी और फिर अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ जस्टिस जहीर अमजद की तरफ मुतवज्जे हुआ। उफ़ो यार, देखो फिर बूट की पॉलिश खराब कर बैठा हूँ, आपके पास रुमाल तो होगा? जस्टिस बोला, जी। चेहरे पर बेबसी के तासुरात सजाए जस्टिस जहीर अमजद ने जेब से रुमाल निकाला और करीब होकर कबीर दादा के बूट पर पड़ी सिगरेट की राख साफ कर दी। कबीर दादा के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। बोला, परसों शाम को मैं अपने आदमी की रिहाई पर घर पर पार्टी दे रहा हूँ, जरूर तशरीफ लाइएगा। जस्टिस जहीर ने इस बात में सर हिलाया, बोला, जी जरूर, और कबीर दादा वापस अपनी कार की जानिब मुड़ गया। उसकी सरसरी निगाह दोबारा तनावुश पर पड़ी। कार के दरवाजे के पास रुकते हुए वो खिफ़्फ़त और जिल्लत के मिले जुले एहसास में मुब्तला जस्टिस से पूछने लगा, ये लड़की तुम्हारी बेटी तो नहीं है? उसने तनावुश की तरफ इशारा किया और फिर जस्टिस का जवाब सुने बगैर कार में बैठ गया। पहले वाले आदमी ही ने कार का दरवाजा बंद किया और भागकर जीप में बैठ गया। मर्सिडीज एक झटके से आगे बढ़ गई। तनावुश की निगाहें मर्सिडीज पर ही गड़ी रह गई थी। उसकी नंबर प्लेट पर लिखा हुआ नंबर भी इतना अजीब था कि उसे फौरन याद हो गया था, K302। जब तक वो कीमती कार नजर आती रही, तनावुश उसी तरफ मुतवज्जे रही। उसके नजरों से ओझल होते ही वो जस्टिस की तरफ मुतवज्जे हुई, जो मुज़महिल अंदाज में कार में बैठ रहा था। उसके मुहाफिजों ने इस दौरान जीप से नीचे उतरने की कोशिश नहीं की थी। तनावुश की निगाह काफी देर बाद वर्दी में मलबूस उन सूरमाओं की तरफ उठी और उनके खौफ से पीले पड़ते चेहरे देखकर तनावुश के दिल में कबीर दादा का मजीद रोब बैठ गया। उसके दिमाग में उम्मीद अफजा सोच उभरी, क्या दिलावर शेख भी उससे इसी तरह खौफजदा होगा? यकीनन वो सड़क छाप उसे देखकर अपनी शलवार गीली होने से नहीं बचा सकता। दिलावर शेख की नफरत से भरे दिल में खुशकुन ख्याल उजागर हुआ। फिर उसने सोचा, मगर उसे क्या जरूरत कि मेरे जैसी आम लड़की के लिए अपना वक्त बर्बाद करता फिरे। हम जैसे कीड़े मकोड़े इतनी अहमियत के हामिल तो नहीं होते कि उनकी खातिर भी किसी को जस्टिस जहीर अमजद की तरह सरे राह रोक कर 2-3 मिनट की पुछगिछ ही कर ली जाए। सर झटक कर वो चौड़ी रविश को उबूर करके आगे बढ़ गई। जस्टिस की कार वहां से गायब हो गई थी। अब उसका दिमाग दाएं बाएं के मनाजिर की बजाय कबीर दादा की पुर्रोब शख्सियत को सोच रहा था। उसकी शक्ल सूरत, चश्मा लगाने का अंदाज, दराज कामत, कसरती जिस्म, कीमती लिबास, बात करने का पुरएतमाद और जचातुला अंदाज। उसे मालूम नहीं हो रहा था कि वो क्यों उसे इतना अच्छा और अपना अपना लगा। उसकी सोचों में कार के तेज हॉर्न ने खलल डाला था। उसने चौंकते हुए सर उठाया। बेख्याली में वो फुटपाथ से उतर कर सड़क पर आ गई थी। वो जल्दी से फुटपाथ पर चढ़ गई। कबीर दादा की शख्सियत एक बार फिर उसकी सोचों पर हमलावर हुई, मगर जोर से सर झटकते हुए उसने ट्रैफिक की रवानी पर नजरें गाड़ ली। कबीर दादा की दिलिस्माती शख्सियत की हैसियत ख्वाबों और सपनों के तसव्वुराती शहजादे की सी थी। एक ऐसा शहजादा जो फातिह फौज की क़यादत करता हुआ वतन वापस लौटे और पूरा शहर उसे देखने और उससे हाथ मिलाने के लिए टूटा पड़ रहा हो, और वो एक आम राहगीर की तरह दूर खड़ी उसे हसरत भरी निगाहों से तकने के अलावा कुछ न कर सकती हो। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी का वक्त हो गया था। उसे रिक्शों, बसों और वैगनों में मुख्तलिफ उम्र के बच्चे बच्चियां भरे हुए घर की जानिब रवाना दिखाई दे रहे थे। मोटरसाइकिलों और कारों के अंदर भी स्कूल कॉलेज के तलबा ही भरे हुए नजर आ रहे थे। उसने घर वापसी का सोचा। उसी लम्हे उसे दोबारा जोर की भूख का एहसास हुआ। दाएं बाएं नजरें दौड़ाने पर उसे कुछ फासले पर एक पार्क नजर आया। सुस्ती से पांव घसीटती वो पार्क की जानिब बढ़ गई। सुबह से मुसलसल चलने की वजह से उसे सख्त किस्म की थकन महसूस हो रही थी, मगर उसकी जेब में इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि टैक्सी या रिक्शा करवा कर घर का रुख कर सकती। पार्क की संगी बेंच पर बैठकर वो कंधे से लटका स्कूल बैग गोद में रख कर खोलने लगी।
वो प्लास्टिक के एक डिब्बे ही में दोपहर का खाना डाल कर लाया करती, वही उसका लंच बॉक्स था। डिब्बे का ऊपरी ढक्कन हटाकर उसने ठंडे पराठों से एक निवाला तोड़ा और रग़बत से चबाने लगी। शदीद किस्म की भूख में वो पराठे किसी मुरग़्ग़न ग़िज़ा से कम जायका नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर में वो दोनों पराठे चट कर गई। लंच बॉक्स वापस बैग में डालकर वो पार्क के कोने में लगे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर की तरफ बढ़ गई, जिस पर जंजीर से बंधा एक सिल्वर का ग्लास मौजूद था। 2 ग्लास पानी मेदे में उंडेल कर वो दोबारा बेंच के पास आकर सस्ताने बैठ गई। खाना खाने के बाद उसे एकदम थकन महसूस हुई। उसका दिल कर रहा था कि वही लंबी तान कर सो जाए, मगर फिर घर वापसी के ख्याल ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। पाँव घसीटती हुई वो पार्क से बाहर आई और वापसी के रास्ते पर गामजन हो गई। उस वक्त वो पुरशिकोह और दीदाजेब कोठियों के सामने से गुजर रही थी, जब उसकी नजर सफेद गुलाब के पौधे पर पड़ी जो फूलों से अटा पड़ा था। वो पौधा कोठी और सड़क को मिलाने वाली सीमेंट की पुख्ता रविश के साथ बनी क्यारी में लगा हुआ था। सफेद गुलाब हमेशा से उसकी कमजोरी रहे थे। वो एक फूल के करीब नाक ले जाकर उसकी भीनी भीनी खुशबू अपने अंदर उतारने लगी। खुशबू सूंघते हुए अचानक उसकी समातों में ब्रेकों की चरचराहट गूंजी। उसने नजरें उठाई। एक गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क से सीमेंट की पुख्ता रविश की तरफ मुड़ रही थी, और फिर गाड़ी को देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो कबीर दादा वाली मर्सिडीज ही थी। उसके अकब में 2 जीपें मौजूद थीं। मजीद तस्दीक के लिए उसकी आंखों ने गेट के सामने एक लम्हे के लिए रुकने वाली मर्सिडीज की नंबर प्लेट पढ़ी, K302। ये पढ़ते ही वो बुत बनी कार और जीपों को गेट के अंदर दाखिल होता देखती रही। सफेद गुलाब की खुशबू सूंघना उसे भूल गया था। गाड़ियों के अंदर जाते ही गेट बंद हो गया था, मगर वो उसी तरह टिकटिकी बांधे गेट को देखती रही, और फिर उसके अंदर एक खास जज्बे ने सर उभारा और वो गेट की तरफ चल पड़ी। वो गेट से 10-12 कदम दूर ही थी कि सलेटी रंग की वर्दी में मलबूस एक चौकीदार गेट की जेली खिड़की खोलकर बरामद हुआ। उसने दूर ही से उसे मुतनब्बे किया, लड़की, गेट के नजदीक आना मना है। वो एतमाद भरे लहजे में बोली, हाँ मगर अंदर जाना तो मना नहीं है ना। इस मर्तबा चौकीदार ने उसे गुस्से भरे लहजे में डांटा, भाग जा। वो बोली, मैं कबीर दादा की दोस्त हूँ, यकीनन मुझे भगाना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं रहेगा। उसका पुरएतमाद अंदाज बरकरार रहा। वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी। उसके मुंह से कबीर दादा का नाम सुनकर चौकीदार चौंक गया। उसके साथ ही उसके चेहरे पर शुकूक भरी परछाइयां लहराने लगी। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज बरामद हुई, तुम होश में तो हो ना? तनावुश मुस्कुराई, नशा तो मैं नहीं करती। चौकीदार आखिरी दम तक उसे नसीहत करने से बाज ना आया। बोला, लड़की, ये एडवेंचर तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे। तनावुश बोली, ना मैं नशे में हूँ, ना मजाक कर रही हूँ, और ना मुझे किसी एडवेंचर का शौक है। आप कबीर दादा को इत्तला दो कि उसकी दोस्त तनावुश रफीक उससे मिलने आई है। उसके बाद एतमाद अंदाज पर चौकीदार उसे घूरता रह गया। उसे खामोश देखकर वो दोबारा बोली, देखो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जो कुछ होगा मुझे ही भुगतना पड़ेगा, और अगर मैं सच्ची हूँ तो यकीनन मेरे वापस जाने की खबर कबीर दादा को बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी दोस्त को गेट से वापस भेज देने वाले चौकीदार के साथ वो क्या सलूक करेगा, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए शायद मुश्किल ना हो। इस मर्तबा उसकी धमकी काम कर गई। चौकीदार वापस गेट के अंदर गया और इंटरकॉम उठाकर किसी से पूछने लगा। 2 मिनट के बाद उसने तनावुश को अंदर आने का कहा। अंदर आ जाएं। वो जेली खिड़की से अंदर दाखिल हुई। चौकीदार ने उसके बैग की तलाशी ली। मेटल डिटेक्टर उसके जिस्म के गिर्द घुमाकर उसके पास किसी हथियार वगैरह की गैर मौजूदगी को यकीनी बनाया और उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। वो महल नुमा कोठी थी। गेट से अंदरूनी इमारत तक सीमेंट का पुख्ता रास्ता बना था, जो अंदरूनी इमारत के करीब जाकर बाएं जानिब मुड़कर गिराज तक पहुंचता था। पुख्ता रास्ते के दोनों जानिब खुशनुमा फूलों की क्यारियां लगी थीं। क्यारियों से मुत्तसिल ऑस्ट्रेलियन घास के खुशनुमा कते थे। कोठी की बैरूनी दीवार के साथ सर्व, एरोकेरिया और बोतल पाम के दरख्त लगे थे। घास के वसी कते के बीचों बीच शेर बब्बर का एक मुजस्समा नस्ब था और उसके चारों जानिब दायरे में फवारे नस्ब थे, जिनका पानी शेर के ऊपर एक जाल सा बना रहा था। एक सरसरी नजर से कोठी का जायजा लेकर वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ गई। अंदरूनी इमारत के करीब पहुंचते ही 3 पीस में मलबूस एक जवान साल आदमी बाहर निकला और उससे कोई सवाल पूछे बगैर उसे अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में दबीज कालीन बिछा था। दीवारों पर जंगल के बादशाह के शिकार की मुख्तलिफ तस्वीर लगी थी। किसी जगह पर शेर ने हिरन को मुंह में दबाया हुआ था, कहीं बैल के ऊपर सवार था, कहीं बारहसिंगे को जकड़ा हुआ था और कहीं हाथी और जराफे जैसे अजीमुल जुस्सा जानवर पर झपट रहा था। साफ नजर आ रहा था कि शेर बब्बर घर के मालिक का पसंदीदा जानवर था। वो आदमी बोला, जी मिस, आपने किस सिलसिले में कबीर दादा को मिलना है? उसे बैठने का इशारा करते हुए उसने बज़ाहिर मुअद्दब अंदाज में पूछा, मगर तनावुश को उसके लहजे में इस्तेहजा का अंसर नुमाया नजर आ रहा था। वो थूक निगलते हुए बोली, मैं कबीर दादा की दोस्त हूँ।
उस आदमी ने अंदाजा जाहिर किया, बोला बेहतर होगा कि आप असल बात से पर्दा उठा दो, शायद तुम्हें जस्टिस जहीर अमजद ने भेजा है। वो हकला गई, बोली नहीं नहीं, मैं खुद आई हूँ। वो उसे समझाते हुए बोला, देखो ये कबीर दादा के आराम का वक्त है और इस वक्त वो किसी से मिलना गवारा नहीं करता। झूठ बोलकर आप अपने लिए तो सख्ती बनाएंगी ही, मुझे भी झाड़ पिलवा देंगी। तनावुश बोली, देखें आप कबीर दादा को बता दें कि उसकी दोस्त तनावुश रफीक आई है, नहीं तो मैं वापस चली जाती हूँ, फिर खुद ही उन्हें जवाब देते रहना। इस मर्तबा वो अपने लहजे में एतमाद पैदा करने में कामयाब रही थी। यूं भी कबीर दादा के इतने करीब आकर उसे मिले बगैर लौट जाना बुज़दिली होती। दिलावर शेख को अंजाम तक पहुंचाने का ये आखिरी मौका था। गो उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि कबीर दादा जैसा सूटेड बूटेड गुंडा किसी लड़की के लिए कितना खतरनाक हो सकता था, लेकिन दिलावर शेख की नफरत और दुश्मनी ने उसके दिलो दिमाग से हर खौफ और डर निकाल दिया था। वो आदमी बोला, देखो लड़की, तुम बहुत बड़ा दावा कर रही हो। जहां तक मेरे इल्म में है, कबीर दादा लड़कियों से एक रात से ज्यादा ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता। उसे तनावुश की बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तनावुश का चेहरा भी हया से लाल हो गया था, मगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने आखिरी चाल चली, बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, आप जाने और आपका दादा। ये बोलकर उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे रुकने का कहकर वो बादल नखास्ता लकड़ी के मुनक्कश दरवाजे की तरफ बढ़ा और झिझकते हुए दरवाजे के ऊपर लगा एक बटन दबा दिया। तनावुश को उसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमकते हुए नजर आ रहे थे। यकीनन ये कबीर दादा का आरोप ही था कि उसके खास बंदे की भी डर के मारे ये हालत हो रही थी। लम्हा भर के बाद ही दरवाजा एक झटके से खुला। वो कमीज उतार चुका था और बेबाजू की सफेद बनियान, पतलून और हवाई चप्पलों में वो दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर हैरानी के असरात थे। खिदमतगार ने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, बॉस आपकी दोस्त मिलने पर इसरार कर रही थी। वो बोला, मेरी दोस्त? उसके लहजे में शामिल हैरानी तनावुश के लिए गैर मुतवक्के नहीं थी। उसके साथ ही उसने सोफे पर बैठी तनावुश की तरफ देखा, जो उसे देखते ही खड़ी हो गई। कबीर का आदमी बोला, जी ये लड़की कह रही थी कि। उसने हकलाते हुए बात पूरी करना चाही, मगर उससे पहले ही कबीर दादा का हाथ घूमा और वो कूल्हों के बल नीचे जा गिरा। मजीद कुछ कहे बगैर वो दरवाजा बंद करने ही लगा था कि उसने जबान की बजाय समझाने का जो तरीका इस्तेमाल किया था वो जबान से कई गुना मौसर और समझ में आने वाला था। मगर तनावुश इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो हिम्मत करते हुए बाआवाज़ बुलंद बोली, कबीर दादा मुझसे बात किए बगैर आप नहीं जा सकते। उसकी बात पर कबीर दादा को झटका सा लगा। दरवाजा बंद करने का इरादा तब्दील करते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इस मर्तबा उसकी आंखों में दिलचस्पी के आसार नुमाया थे। कमरे से बाहर आकर वो उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हें शायद उस टटपूंजिए जस्टिस ने भेजा है। वो नर्म नाजुक छुई मुई लड़की उसके सामने यूं नजर आ रही थी जैसे शेर के सामने खरगोश दिखता है। वो बोली, मैं जाती काम से आई हूँ। हिम्मत मुजतमा करते हुए उसने कबीर दादा की आंखों में झांका। उसके लिए उसे अपना सर काफी ऊपर उठाना पड़ा था। शहर भर में तुम्हें मैं ही सोशल वर्कर नजर आया हूँ, तंजिया लहजे में कहकर कबीर दादा पीछे मुड़ा। वो बोली, बात सुन लेने में क्या हर्ज है, शायद आपको भी कोई फायदा नजर आ जाए। गहरा सांस लेते हुए वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जिसमें से 5 सेकंड गुजर चुके हैं। उसने कलाई पर बंधे सुनहरे डायल की कीमती घड़ी आंखों के सामने पकड़ ली। तनावुश बोली, मुझे एक आदमी को कत्ल करना है और उसके लिए आपकी मदद चाहिए। बदले में आपको जो भी दरकार होगा मैं दूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।